हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा EMBL। EMBL इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में EMBL क्या है, किसको डिनोट करता है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस रहेंगी, इसको कहाँ यूज किया जाएगा, ये किस टाइप का डेटाबेस है, वो सब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। EMBL इज यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। EMBL क्या है? एक यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, या आप इसको बोल सकते हैं इट इज ए यूरोपियन फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइफ साइंस। यूरोपियन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसको आप बोल सकते हैं यूरोपियन फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ साइंस। क्लियर? ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म करनी है या EMBL को एक्सपेंड करना है तो आप इसको कैसे करेंगे? दिस इज यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, और आप इसको बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो एन यूरोपियन फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ साइंस। जो EMBL है वो क्या है? वो एक प्राइमरी डेटाबेस है। ठीक है, जब हमने डेटाबेसेस को डिस्कस किया था इससे पहले वाली एक वीडियो में, वहां पर मैंने आपको बताया था डेटाबेसेस के टाइप्स: प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेस। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी डेटाबेस है वो एक ऐसा डेटाबेस होता है जहां पर रो सीक्वेंसेस को या रो डाटा को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, और उसमें हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे जीन बैंक, EMBL एंड DDBJ। तो जो EMBL है वो क्या है? उसी एक डेटाबेस का टाइप है जो कि क्या है यहाँ पर? प्राइमरी डेटाबेस है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर रहेगी वो क्या होगी? रो सीक्वेंसेस होंगी। मेनली यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को। ठीक है, ये यहाँ पर क्या रहेंगी? स्टोर रहेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटाबेस। क्लियर? जैसे आपका जेन बैंक, ओके, EMBL बैंक, BL बैंक और DDBJ, ये तीनों हमने प्राइमरी डेटाबेसेस में डिस्कस किए थे। ये क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं। आप अगर एक डेटाबेस में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, तो ये डेटाबेस क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे और आपको फाइनली जो भी आपकी क्वेरी है उसका क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर रिजल्ट, आउटपुट आपको ये प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? तीनों डेटाबेस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीन बैंक, EMBL और DDBJ। यहां पर जो हेल्प करेगा इन तीनों डेटाबेसेस की कोलैबोरेशन में, जो मेन जो यहाँ पर है जो हेल्प करता है वो क्या है? INSDC। INSDC आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। INSDC क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन या कंसोर्शियम। ये जो डेटाबेस है INSDC, ये क्या करता है? इन तीनों डेटाबेसेस में इंफॉर्मेशन को ये क्या कर सकता है? एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। अगर आप कोई सीक्वेंसेस जेन बैंक में आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें वो अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? साथ ही साथ EMBL डेटाबेस में भी उसकी सर्चिंग करेगा और जो इंफॉर्मेशन उसको वहां से मिलेगी वो आपको आउटपुट में वो प्रोवाइड कर देगा। जब आपको रिजल्ट फाइल वहां पर मिलेगी उसमें आपको सारा रिजल्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? ये तो था कि जो डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस हैं वो कैसे कोलैबोरेट करते हैं। तो EMBL जो डेटाबेस है वो भी वही सेम फंक्शन रहेगा जो हमने जेन बैंक में डिस्कस किया था। ये भी क्या करता है? कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ठीक है, किन चीजों को? ओनली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को। ठीक है, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की होगी। और जो EMBL है वो क्या है? आपका प्राइमरी डेटाबेस है। ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को, जो यहाँ पर एक रो डाटा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को। हिस्ट्री में हम
मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ओनली। जैसे जो EMBL है, फर्स्ट टाइम जो ये EMBL है ये एस्टेब्लिश हुआ था इन जुलाई 1974 में, ठीक है। और कैसे ये एस्टेब्लिश हुआ था? एज ए इंटर गवर्नमेंटल ट्रेडी ऑफ 10 फाउंडिंग कंट्रीज। अब ये जो 10 फाउंडिंग कंट्रीज हैं, इनमें से जो 9 कंट्री हैं वो तो हैं यूरोपियन, ओके। और जो 10th हमारी कंट्री है वो कौन सी होगी यहां पर? इजराइल, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 फाउंडिंग कंट्रीज यहां पर क्या करेंगी? इस डेटाबेस की मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं, ओके। इन कंट्रीज में अगर हम बात करें तो मेनली आपकी ये जो हेडक्वार्टर है हमारे इसका EMBL का, जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हैडलबर्ग इन जर्मनी, ओके। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां प्रेजेंट है? हैडलबर्ग में प्रेजेंट है, जो कि कहां पर है? जर्मनी में है। कुछ अदर साइट्स भी हैं इसकी जहां पर इसके हेडक्वार्टर्स प्रेजेंट हैं, जैसे हिंगस्टन है यूके में, ओके। उसके बाद रोम है, आपको पता है, इटली। इसके बाद थर्ड है हमारा बार्सिलोना, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? स्पेन में। नेक्स्ट है उसके बाद ग्रीनोबल आपका प्रेजेंट होगा फ्रांस में। उसके बाद हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग कहां पर प्रेजेंट होगा? जर्मनी में। तो ये कुछ प्लेसेस हैं, ठीक है, कंट्रीज हैं, उनमें कुछ आपके प्लेसेस हैं जहां पर इसके हेडक्वार्टर यहाँ भी प्रेजेंट है। मेन जो हेडक्वार्टर है वो हैडलबर्ग जर्मनी में इसका आपको मिलेगा। क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो EMBL है, जो ये डेटाबेस है, ये एक सेंट्रल डिपॉजिटरी का काम करता है। अब आपको मैंने बताया था कि जो यहाँ पर आपका EMBL डेटाबेस है वो क्या एक्ट कर रहा है? एक सेंट्रल डिपॉजिटरी की तरह, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होंगी? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या होंगी? डिपॉजिट होंगी, ठीक है। इसलिए इसको इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? EMBL डेटा लाइब्रेरी। और इसको ये जो टर्म है ये कब डिफाइन किया गया है इसको? EMBL डेटा लाइब्रेरी। EMBL डेटा लाइब्रेरी का मतलब ही ये है कि जो EMBL डेटाबेस है वो एक सेंट्रल डिपॉजिटरी का काम कर रहा है फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए, इसीलिए इसको बोला EMBL डेटा लाइब्रेरी। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ है कि एक क्रिएट कैसे किया गया सेंट्रल डिपॉजिटरी को? इन 1981 में, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था 1974 में, फिर इसको एक सेंट्रल डिपॉजिटरी की तरह डिफाइन कर दिया गया इन 1981 में। अब इसको हम बोल सकते हैं EMBL डेटा लाइब्रेरी की। यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा क्या है? अवेलेबल है। जो EMBL लाइब्रेरी है, जो EMBL लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी क्या अब फाइनली किसके अंडर चली गई है? EBI। EBI इज यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। फाइनली अब EBI के अंडर मूव कर लिया है EMBL लाइब्रेरी ने, और ये कब हुआ? इन 1993 में, ओके। नाउ इट बिकम द प्रिकर्सर टू द करंट EMBL बैंक, ठीक है। आज जो आप ये स्टडी करते हैं EMBL बैंक को डिटेल में, ये उसके प्रिकर्सर का काम करता है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो EMBL बैंक है which is also maintained at the EBI, ये भी कहां पर मेंटेन्ड है? EBI, ओके। EBI की फुल फॉर्म यहां पर होगी यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। जो EMBL बैंक है, ये जो EMBL बैंक है, अब ये पार्ट बना दिया है किसका? ENA का एक पार्ट बना दिया। पहले तो EMBL डेटा लाइब्रेरी बनाया गया, EMBL डेटाबेस को EMBL डेटा लाइब्रेरी के नाम से जाना गया, फिर इस लाइब्रेरी को मूव कर दिया EBI में। EBI क्या था? यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट था। अब हम उसको बोलने लगे EMBL बैंक। अब ये जो EMBL बैंक है इसको एक पार्ट बना दिया गया है ENA का, ठीक है। ENA क्या है? यूरोपियन, ENA इज यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव, ओके। ENA क्या है? यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव, which consists of 3 main database,
3 मेन डेटाबेस होंगी। अब जो 3 मेन डेटाबेस हैं वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट यहां पर होगा SRA। SRA इज सीक्वेंस रीड आर्काइव। ओके, जो सेकंड होगा यहां पर वो क्या होगा? ट्रेस आर्काइव, TA, द ट्रेस आर्काइव। क्लियर? थर्ड आपका यहां पर जो इसका पार्ट होगा या इसका जो मेन डेटाबेस है वो क्या है? EMBL डेटाबेस। ये जो डेटाबेस है, ये जो तीनों डेटाबेस हैं, ये किसके हैं? इस ENA के हैं। ठीक है, जो ENA है यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव, उसके अंडर 3 मेन डेटाबेसेस हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डेटाबेस है वो है SRA। SRA इज सीक्वेंस रीड आर्काइव, TA इज ट्रेस आर्काइव एंड EMBL डेटाबेस थर्ड, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि EMBL बैंक को भी अब किसका पार्ट बना दिया है? इस ENA का पार्ट बना दिया है। और ENA क्या है? यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव। और ये तीनों डेटाबेसेस अब किसके अंडर आते हैं? इस ENA के अंडर आते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो ENA है वो डेवलप हुआ है और मेंटेन्ड हुआ है कहां पर? EMBL ABI अंडर द गाइडेंस ऑफ INSDC। आई होप कि अब तो हर एक यहाँ पर जो भी हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं डेटाबेसेस की या इंस्टीट्यूट की, वो आप सबको क्लियर है। EMBL की फुल फॉर्म है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, EBI इज यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट एंड INSDC इज इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन या कंसोर्शियम। ठीक है, तो ये इसकी गाइडेंस में ये डेटाबेस क्या रहता है? मेंटेन्ड रहता है। और जो फाइनली ENA है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है। ठीक है, और मेंटेन्ड भी यहां पर होता है वो EMBL EBI पे। ठीक है, और इसको कौन करता है हैंडल? INSDC। इसी की गाइडेंस में ये यहां पर मेंटेन्ड रहेगा। ओके, अब जो EBI रिसोर्स है, जो यहां पर आपका EBI रिसोर्स है, EBI रिसोर्स, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? यहां पर देखो बहुत सारे वर्टिब्रेट जीनोम होंगी। ओके, सेंट्रलाइजिंग डाटा होगा, सेंट्रलाइजिंग डाटा होगा यहां पर। और किस पर होगा वो सेंट्रलाइजिंग डाटा? ए ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज। अराउंड 1,85,000 ऑर्गेनिजम्स का जो डाटा है, इतने ऑर्गेनिजम्स का डाटा ऑलरेडी यहां पर इस EMBL डाटा बैंक में क्या है? डिपॉजिट है, अवेलेबल है। कितने ऑर्गेनिजम्स का? 1,85,000 स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स का डाटा जो है इस डेटाबेस में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, जो ENA है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, ENA, और जो यूरोपियन जीनोम फिनोम आर्काइव है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EGA, यूरोपियन जीनोम फिनोम आर्काइव। ओके, और ये किसके साथ होगी? विद ENA, EMBL बैंक। ठीक है, पहले तो आपकी ENA आ गई, फिर आपका यूरोपियन जीनोम फिनोम आर्काइव आ गई जिसको EGA बोलते हैं, जो किसके साथ एसोसिएटेड है? ENA के साथ है, EMBL बैंक के साथ है। अब इंक्लूड्स, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें सारा का सारा रो सीक्वेंस डाटा प्रेजेंट होगा, रो सीक्वेंस डाटा प्रेजेंट होगा, जैसे आपका जीन बैंक में प्रेजेंट था। ओके, सेम वैसे ही डाटा, रो सीक्वेंस डाटा यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का डाटा यहाँ पर सबमिट रहेगा, जैसे हम जीन बैंक में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का रो डाटा सबमिट करते थे, सेम वैसे ही होगा। सिमिलर डाटा आल्सो हाउस्ड इन द ट्रेस आर्काइव में भी होगा। ओके, सीक्वेंस रीड आर्काइव में भी सेम होगा। जो INSDC है, अब आपको पता चल गया है INSDC है जो इसको मेंटेन करके रखती है। वो क्या करती है? कोलैबोरेटिव कंजोर्शियम जो है वो मेंटेन करके रखेगी किस किस में? EMBL, DDBJ और फाइनली जीन बैंक। इन तीनों डेटाबेसेस के बीच में यह क्या करेगी? कोलैबोरेशन को मेंटेन करके रखेगी। ओके,
उसके बाद ये जो कोलैबोरेशन है इसको क्रिएट किया था INSDC ने, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कंजोर्शियम, ओके, या कोलैबोरेशन। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर EMBL डेटाबेस में आपको सीक्वेंसेस को सबमिट करना है, ठीक है, सीक्वेंसेस को क्या करना है, सबमिट करना है, तो आप किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे? हाउ टू सबमिट सीक्वेंसेस इन EMBL डेटाबेस। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सीक्वेंसेस है यहाँ पर वो क्या होंगी, सबमिट की जाएंगी बैंक में विद द हेल्प ऑफ वेब इन की हेल्प से। यहाँ पर सीक्वेंसेस एक टूल है ये, जिसकी हेल्प से सीक्वेंसेस को क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है, ठीक है। या तो वो सिंगल सीक्वेंस हो सकती है या फिर मल्टीपल सीक्वेंसेस हो सकती हैं। मल्टीपल सीक्वेंसेस, सिंगल सीक्वेंस को भी आप सबमिट कर सकते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस को भी सबमिट कर सकते हैं। जो टूल यहाँ पर यूज किया जाएगा वो होगा वेब इन। सबमिशन के टाइम पर जब आप सीक्वेंसेस को सबमिट करते हैं तो जो सबमिटर है उसके पास एक चॉइस रखी जाती है कि उसको अपने सीक्वेंसेस को पब्लिक कब करना है, ताकि इजीली वो अवेलेबल हो जाए सभी को, हम उसको ऑनलाइन रीड कर सकें कि उस सीक्वेंसेस को वो कब पब्लिक करना चाह रहे हैं। इसके लिए उनके पास एक चॉइस होगी, जो डेटाबेस है वो उसको चॉइस देगा कि एक पर्टिकुलर डेट वो डिसाइड करके यहाँ पर सबमिट कर दें। इन केस अगर वो सबमिट डेट जो है वो वहां पर बता नहीं पाता है तो क्या होगा, एज सुन एज पॉसिबल वो सीक्वेंसेस क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, उनकी पब्लिक हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो डेट असाइन कर देता है तो एक पर्टिकुलर डेट पर ही उसी डे वो रिलीज होंगी। अदरवाइज अगर वो एक सबमिट नहीं कर पाया कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट पर या इस पर्टिकुलर डे पे क्या करना है, अपनी सीक्वेंसेस को पब्लिक करना है या रिलीज करना है या पब्लिश करवाना है किसी जर्नल में, तो डेटाबेस क्या करेगा, ऑलरेडी उन सीक्वेंसेस को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सीक्वेंस की यहाँ फॉर्मेटिंग होगी वो कैसी होगी। सीक्वेंस फ्लैट फाइल फॉर्मेट, इसमें क्या होगा, जो सीक्वेंस सबमिशन के टाइम पर जब सबमिटर क्या करता है, प्रोवाइड करता है सीक्वेंसेस को विद द हेल्प ऑफ सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर कोई भी सबमिटर है वो सोच रहा है अपने सीक्वेंसेस को इस डेटाबेस में सबमिट करने के लिए, तो उसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन एक तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की रहेगी, अबाउट द सीक्वेंस, ओके, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, जैसे नेम हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म का या सोर्स क्या रहा है, उसका नेम क्या है जहां से सीक्वेंसेस आइसोलेट की गई, या जो mRNA लिया है या जो भी जीन लिया है, ठीक है। उसके बाद सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स भी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, नेम भी बताना है, ठीक है। उसके बाद सोर्स भी बताना है, फिर उसकी थोड़ी सी एनोटेशन भी करनी है, थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी आप देंगे वहां पर। कोई ओपन रीडिंग फ्रेम्स उसमें प्रेजेंट है तो वो भी आप डिस्कस करेंगे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी अलोंग विद द सीक्वेंसेस इन ए फ्लैट फाइल, एक फ्लैट फाइल की फॉर्म में ये सारी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिप्रेजेंट की जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है। EMBL बैंक एंट्रीज कंटेन दीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द सीक्वेंस, की सीक्वेंस में कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पर डिटेल अवेलेबल होगी। क्लियर है। यहाँ हमने डिस्कस किया कि जो सीक्वेंसेस हम सबमिट करते हैं वो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगी। ये फ्लैट फाइल का फॉर्मेट यहाँ पर यूज होगा जब हमें सीक्वेंसेस मिलेंगी वहां से। और जब आप सीक्वेंसेस को सबमिट करते हैं या कोई भी सबमिटर जो उन सीक्वेंसेस को सबमिट करना चाह रहा है डेटाबेस में, तो उस टाइम पे उसको कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है अबाउट द सीक्वेंस, तभी वो सबमिट कर पाएगा, ठीक है। और तभी जो EMBL है वो क्या करेगा, उसको एक यूनिक नंबर जो है वो प्रोवाइड करेगा। उस यूनिक नंबर को जब हम कोई भी रिसर्च या पेपर पब्लिश करते हैं किसी रेप्यूटेड जर्नल में, तो हम इन यूनिक नंबर को ही वहां पर यूज करते हैं। क्लियर, ये तो था इसका सीक्वेंस फाइल फॉर्मेटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो EMBL है, EMBL डाटा रिसोर्सेज को, डाटा रिसोर्सेज एंड
टूल्स इन ये जो EMBL EBI है इसके डाटा रिसोर्सेज क्या क्या हैं या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो भी यहाँ पर होंगे उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो लार्ज नंबर ऑफ टूल्स एंड डाटा रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ EMBL EBI, उसमें से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट है यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं हमारे डाटा रिसोर्सेज की, और ये जो डाटा रिसोर्सेज हैं ये किससे रिलेटेड होंगे, हमारे DNA सीक्वेंस, RNA सीक्वेंस या हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के। और भी बहुत सारी EST सीक्वेंसेस हैं या कोई और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, कोई ओपन रीडिंग फ्रेम है, कुछ भी है, हर एक उसकी पर्टिकुलर उसकी इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड डाटा रिसोर्सेज टूल्स सब अवेलेबल हैं जब आप EMBL EBI के होम पेज को स्टडी करते हैं। वहां पर उसकी साइट पर उसके वेब पेज पर सब डाटा अवेलेबल है। तो कुछ एक डाटा रिसोर्सेज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपका आएगा इंटरनेशनल जीनोम सैंपल रिसोर्स। सैंपल रिसोर्स ये जो आपका डाटा रिसोर्स है ये क्या करता है, ये एक डीप कैटलॉग की तरह इसको मेंटेन करके रखा गया है, कैटलॉग की तरह। ठीक है, इसमें क्या होगा, शेयर करता है ये बहुत सारी ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड जितने भी पॉपुलेशन के ग्रुप्स हैं, उनमें कितने जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट है, ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस कैटलॉग में स्टोर रहेगी। सेकंड जो डाटा रिसोर्स है यहाँ पर वो है अल्फा फोल्ड DB डेटाबेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, डेटाबेस फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस फॉर न्यूमरस स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लेक्स पोर्टल। कॉम्प्लेक्स पोर्टल क्या है, एक मैनुअली क्यूरेटेड एनसाइक्लोपीडिक रिसोर्स है, किसके लिए, मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए, मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए है फ्रॉम मॉडल ऑर्गेनिज्म। उन सब की डिटेल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। एक और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं EGA। EGA क्या है, एक सर्विस है फॉर परमानेंट आर्काइव एंड शेयरिंग ऑफ डिफरेंट या ऑल टाइप्स ऑफ जो भी यहाँ पर आइडेंटिफिएबल जेनेटिक मॉलिकुलर फिनोटाइपिक डाटा है, जो कहाँ से हमें मिला है, बायोमेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट से। बायोमेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट से हमें जो भी डाटा मिला है, चाहे वो जेनेटिक या मॉलिकुलर या फिनोटाइपिक डाटा है, बस वो आइडेंटिफिएबल है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये तो हमने कुछ एक डाटा रिसोर्सेज किए हैं, एक कंप्लीट लिस्ट, बहुत सारे डाटा रिसोर्सेज आपको होम पेज पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, इसलिए मैंने ये 3-4 यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टूल्स जो हमें EMBL EBI के होम पेज पे अवेलेबल हैं। काफी सारे टूल्स जो ये यूज करता है, जैसे ब्लास्ट को यूज करता है। ब्लास्ट आपको पता है, ब्लास्ट क्या है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है। ये एक फास्ट लोकल सिमिलैरिटी सर्च टूल है प्रोटीन सीक्वेंसेस डेटाबेसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएगा क्लस्टल ओमेगा। क्लस्टल ओमेगा क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है। ठीक है, DNA और प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद एम्बॉस, EMBOSS, एम्बॉस CPG प्लॉट। अब देखो जो CPG है वो वर्ड आपने सुना होगा, जब हम ट्रांसक्रिप्शन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक CPG आइलैंड को हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो CPG आइलैंड है उसी CPG की यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो एम्बो CPG प्लॉट है ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है इन CPG आइलैंड्स को। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यही सेम रहेगा, एम्बॉस मैचर। ये क्या करता है, ये वाटरमैन कुछ एल्गोरिथम्स को यूज करेगा। यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज होगी वो होगी वाटरमैन एगर्ट। ठीक है, लोकल अलाइनमेंट ऑफ 2 सीक्वेंसेस।
क्लियर। एम्बोस सीपीजी प्लॉट ने तो क्या किया, इन सीपीजी आइलैंड्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प किया। एम्बोस मैचर ने क्या किया, वाटरमैन एगर्ट एल्गोरिथम को यूज किया है, लोकल अलाइनमेंट की गई है दो सीक्वेंसेस की और वहां पर जो भी होमोलॉग्स होंगे उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। एक और हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, एम्बोस नीडल। अब जो नीडल जो वर्ड यहाँ पर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, एक हमारे पास नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम होती है जिसकी हेल्प से यहाँ पर ग्लोबल अलाइनमेंट की जाएगी। ग्लोबल अलाइनमेंट की हेल्प से यहाँ पर दोनों सीक्वेंसेस के बीच में जो भी होमोलॉग्स होंगे या आइडेंटिकल जो भी रेजिड्यू होगा, जो भी सीक्वेंसेस होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होती है वो है नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम। क्लियर। ये कुछ टूल्स और डेटा रिसोर्सेज थे, कुछ एक हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसकी फुल डिटेल चाहिए तो आप EMBL EBI के होम पेज को स्टडी जरूर करें, वहां पर आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे वर्क करता है, कैसे इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर सिचुएटेड है और कौन कौन से डेटा रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, क्या टूल्स अवेलेबल हैं, किसी सीक्वेंस को आपको सबमिट करना है तो आप किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।